क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्क्राइब द मेन challenges in recognizing and measuring intangible assets such as brands in SOFP. अब ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड लग ही नहीं रहा है. दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. डिस्क्राइब द मेन challenges in recognizing and measuring intangible assets such as brands in SOFP. चलो बोलो क्या challenges होते हैं ब्रांड को मेजर करने. Like why it is a challenge? No, तो मेजरमेंट पे आ गए सीधा. नहीं, तुम तो इन्होंने रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग दोनों पूछा है. पहले रिकॉग्नाइजिंग का पूछो. अब बोलो व्हाई इट इज डिफिकल्ट और व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिकॉग्नाइजिंग ब्रांड. हाँ, ब्रांड इज अ इंटरनली जनरेटेड असेट. सो आगे क्या लिखेंगे? एक लाइन तो लिखेंगे नहीं. डिफिकल्ट टू सेपरेट separated from normal business operations. Okay, so brand is an internally generated assets. It's very difficult to separate it from normal business operations. What else we can write? मेजरमेंट बाद में आएंगे, हम अभी रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं. अच्छा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? Cost can be measured reliably and we cannot measure the cost reliably because it is an internally generated asset. हाँ, दैट हाँ, मेजरिंग में फिर वो भी आएगा, क्योंकि मेजरमेंट में हम जब बोलते हैं कॉस्ट, तो फिर जब कॉस्ट पे मेजर करके फिर सो लाइफ ऑफ द ब्रांड इज डिफिकल्ट टू बी डिटरमाइंड. यस, करेक्ट. व्हाट एल्स वी कैन राइट? तुम ना वो सेंटेंस को फर्दर लेंथ देने के लिए कि ब्रांड इज एन इंटरनली जनरेटेड एसेट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, इसको आगे फर्दर सब्सटैंशिएट करने के लिए लिख सकते हो. ब्रांड इज अ result of many factors taken together, for example good customer service, quality product. ऐसा करके तुम थोड़ा अपने आंसर को बड़ा कर सकते हो, तो उस पे मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है. हाँ, फिर और चलो अभी बोलो रिकॉग्निशन मेजरमेंट जो आता है. business requires any economic benefit specifically because of the brand. नहीं, देखो ब्रांड से बेनिफिट तो मिलता है, वो तो पक्की बात है, लेकिन वो तो हमें मेजर भी नहीं करना होता ना. कब हमने किस एसेट के लिए मेजर किया है कि नहीं? सी, वन ऑफ द recognition criteria is it is probable that future economic benefit is going to be there. So we just need to have more than 50% surety कि benefit होगा. कितना होगा वो हमने कभी किसी एसेट के लिए मेजर नहीं किया है. मशीन कितना मुझे बेनिफिट देने वाली है, we have never measured that. मैम, इम्पेयरमेंट की किधर मतलब? हाँ, अभी तो मेजर और रिकॉग्निशन पे पहुंच रहे हैं. जो चीज मेजर, हम बता रहे हैं कि मेजरमेंट में क्या चैलेंजेस है. जब मेजर करने में ही चैलेंजेस है तो इम्पेयरमेंट तो बहुत दूर की बात है. मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो बुक्स में आएगा ही नहीं. जो चीज बुक्स में आएगी नहीं उसका इम्पेयरमेंट क्यों करना है? अमन बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे. नहीं मैम, मेरा वही था कि लाइक मतलब a lot of factors, like even small factors determine the value of your brand. यस, मतलब करेक्ट. अगर एक भी if we do something, उसका भले ही इम्पैक्ट ऐसे फोरसाइट में नहीं रहेगा, बट फ्यूचर में बहुत बड़ा होएगा. यस, like it becomes difficult to judge the impact and how our brand would change. तो वही था मतलब. करेक्ट. और क्या हाँ लिखते हैं? हाँ हाँ, बट ये पॉइंट करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना, करेक्ट है ना अमन. ब्रांड पे देखो. हाँ, क्या एक्टिव मार्केट मेजरमेंट. व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट, IAS 38 गिव्स यू अ चॉइस, कॉस्ट मॉडल और मेजरमेंट. तुमने कॉस्ट मॉडल तो एक्सप्लेन कर लिया कि इट इज डिफिकल्ट, बट एक्टिव ब्रांड पे तुम रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी नहीं कर पाओगे बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द ब्रांड. 5 मार्क में हो गया ना अभी इनफ. और क्या लिख सकते हो? काफी कुछ बोला ना. नहीं, कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. एक वो मेजर, एक वो बहुत डिफिकल्ट, एक चैलेंज. मेजर cannot measure the cost of a brand. No, how? इसीलिए तो कब से वही तो डिस्कशन चल रहा है कि इतने सारे if we check the similar industry में है तो उसमें एक का ब्रांड वैल्यू किसको कंपेयर करके निकालूं? एस्टिमेट कर नॉट पॉसिबल. किसके? तुम एक का एग्जांपल ले लो.
इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू किसी भी कंपनी में ले लो, डिफरेंस तो होगा ही, एस्टिमेट भी नहीं कर पाओगे, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और कब पता चलेगा इन्फोसिस का ब्रांड वैल्यू, कब निकलेगा, टीसीएस बिकेगा और टीसीएस को कोई ब्रांड के लिए पैसा देगा, तब हमें पता चलेगा टीसीएस इतने ब्रांड वैल्यू पे था तो इन्फोसिस इसके अराउंड होगा। Until and unless brands are bought and sold, you just cannot measure the cost of the brand. Measurement which is done could be based on assumptions and highly subjective. हाँ लिख सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तुम मुझे बताओ कि हाँ, तुम मुझे बताओ एक इसका ब्रांड वैल्यू नंबर्स में मैं कैसे ढूंढूं? हाईली सब्जेक्टिव भी कैसे, मतलब क्या कंसीडर करूंगी, मेरे काउंसलर्स कितने लगे हुए हैं, वो कस्टमर्स पे, या वेरी ट्रिकी। ठीक है, चलो देखते हैं, और ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। हाँ, there are many different ways of approaching the question. Any well-discussed point will score 1 mark. You might have concentrated on issues to do with identifying intangibles or recognizing internally generated intangibles. Alternatively, you might have spent more time discussing the difficulty involved in determining the amortization rate, fair value, value in use for impairment review. देखते कैसे डाला इन्होंने। Importance of IA is reflected in increasing proportion of a company's market value being attributable to them. However, there are many challenges involved in recognizing and measuring. According to IS 38, IAs are recognized at cost. For purchase intangibles, this is easy to determine. However, some intangibles, including many brands, are internally generated, and IS 38 prohibits the recognition of internally generated assets except those arising from development activity because cost cannot be determined. Once an IA has been recognized, it can be measured using a cost or revaluation model. Whichever model is used, determining useful life of the intangible asset is often subjective. Many intangibles are not traded on a standalone basis, so there is rarely an active market for them. This makes it difficult to determine the fair value. For these reasons, IS 38 prohibits revaluation model. IFRS 3 डाला है इन्होंने। ये IFRS 3 सिर्फ इतना ही है, जब तुम किसी कंपनी को खरीदते हो ना, तो all identifiable net assets are to be recognized at fair value. IAS 3 का main crux is this much. Sorry, IFRS 3. It was noted above that internally generated brands are not recognized in SOFP. One exception to this rule is business combination. If a company acquires control over other company, IFRS 3 requires subsidiaries identifiable net assets at acquisition date are measured in consolidated FS at fair value. Even those that have not been recognized, of course, subsidiary एकेस खुद का ब्रांड अपने बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करता, लेकिन एकेस को कोई खरीदता है और हम ब्रांड के लिए स्पेसिफिक पैसा लेते हैं, तो सामने वाले तो ब्रांड को पैसा देके खरीदा है, तो उसके पास ब्रांड का वैल्यू है। Many IAs are unique and therefore it is not easy to identify and assess their value. Valuation methods are often complex and subjective, and measurement is more subjective when IAs are not based on legally enforceable rights. In some cases, acquirer does not intend to use IA, and this raises further questions with regards to arriving at a value. मतलब कंपनी खरीदी, इसके लिए मजबूरी में उसके साथ सारे असेट्स खरीदने पड़े, बट एक पर्टिकुलर आईए को मुझे मेरा यूज नहीं है, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू यूज दैट आईए, इट्स जस्ट दैट कंपनी के साथ वो असेट मुझे मिला है, तो ऐसे केस में इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू, बिकॉज मेरे लिए तो वैल्यू पैसा देके भी जीरो है। ओके, ठीक है, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट। Acha, one more thing. I have been told by my team that the batch is going fast. Someone has given them the feedback. I was very open from day one that if you are finding the batch fast, please come to me and tell me, I'll go slow. And I have to see the reasons why are you finding the batch fast. They did not tell me the name because student has told me not to give the name. So they were like, I was pretty okay. I don't want to know the name. It's okay. But जिसने भी बोला है, I want to know the reason why are you finding the batch fast. अगर तुम्हारा FR clear नहीं है, उस वजह से तुम्हें batch fast लग रहा है, तो that place I can't help. अगर मैं FR के लिए batch को slow करूंगी ना, तो फिर batch खत्म नहीं होगा मेरा time पे. No, I'm saying, no, let's not get into the discussion who. I really don't want to get to that point. अभी इधर क्लास में सब चालू हो गए, तूने बोला
No, it's okay if somebody is finding the badge. I acknowledge that. But then you have to talk to me and come to me for the solution. उधर बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है. So I could have helped you. कि जिसको भी बैच पास लग रहा है, please feel. I'm sure वो बच्चा मेरे पास पहली बार पढ़ रहा है. Because वो मेरे साथ उतना तो मुझे गारंटी है, क्योंकि जो मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं वो मुझे आके मुंह पे बोल देंगे कि मैम ये नहीं समझ रहा है, कुछ करो. I have maintained that much rapport with my students. You are always free to come to me and let's not point out fingers. Okay? So still, maybe I will be able to give you some solution for that. It's just that I will be able to help a little bit. Okay? Chalo. Discuss the following accounting issues relating to CFS for the year end. In fact, उस दिन मैंने सामने से जाके इसको पूछा था कि are you finding the batch slow or fast, because they have come for the first time. तो मैं पकड़ती तो हूँ सबको एक बार पूछने के लिए कि तुमको कैसा लग रहा है बैच. Discuss the following accounting issues relating to CCO's FS for the year ended 31st December 17 in accordance with IFRS standards. Whether the Jengi Co brand name will be accounted for separately from goodwill on acquisition, and whether it should be accounted for as a separate CGU after integration of the manufacturing units. पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं, ये बोल क्या रहा है. सो देखो, मैंने तुमको क्या बोला, मैंने कंपनी खरीदी, इसके लिए उसके साथ कोई एक असेट आया है. इफ आई इंटेंड टू यूज इट एंड अग्रीमेंट में हर एक असेट को फेयर वैल्यू दिया गया है, तो मैं फेयर वैल्यू पे वो असेट को अलग से अपने एसओएफपी में रिकॉग्नाइज करूंगी जिसने खरीदा है. हाँ, बट मैंने खरीदा है क्योंकि वो कंपनी के साथ आया, मेरा कुछ ही इंटेंशन नहीं है, तो मैं उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगी. अगर अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी तो वो जाएगा गुडविल के कैलकुलेशन में. हाउ? सी, लेट्स से मैंने एक कंपनी को 100 में खरीदा है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10 फॉर मशीन, 20 फॉर लाइबिलिटीज, सम लाइबिलिटीज, अनदर 20 फॉर वन पेटेंट, अनदर 15 फॉर सम सॉफ्टवेयर, एंड रिमेनिंग आई एम अज्यूमिंग आई एम पेइंग फॉर गुडविल. हाँ, कितना बचा? 10, 50, 60, 65, सो 35. आई अज्यूम इट्स फॉर गुडविल. नाउ ये सॉफ्टवेयर जो आया है मेरे किसी काम का नहीं है, राइट? तो मैं सॉफ्टवेयर को अलग से मेरे बुक्स में तो रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी. इसको 0 तो करूंगी, लेकिन पे तो 100 ही किया है, तो बढ़ेगा क्या? गुडविल. तो जब भी कोई असेट को बिजनेस कॉम्बिनेशन में या कहीं से भी अक्वायर करते हैं, द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग इज whether that brand name will be accounted for separately from goodwill or should be combined in goodwill, and whether it should be accounted for as a separate CGU altogether after integration of manufacturing units. अब ये integration of manufacturing units के लिए हमें ऊपर information पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, but question समझ में आया ना? चलो अब चालू करते हैं. CICO trades in perfume sector. It has recently acquired a company for its brand Jengi, purchased 2 additional brand names, and has announced plans to close its Italian stores. CICO also opened a new store on a prime site in Paris. Current financial year end is 31st December 17. तो हमने एक कंपनी खरीदी है for its brand Jengi. मतलब एक कंपनी के 10 ब्रांड्स हो सकते हैं. हमने वो कंपनी खरीदी है क्योंकि हमें वो ब्रांड नेम चाहिए, और 2 और ब्रांड खरीदे. एक्विजिशन ऑफ जेंगी को. On 1st Jan 17, CICO acquired 100% of JCO. Both companies operate in perfume sector. CICO intends to merge the manufacture of Jengi Co's products into its own facilities. मतलब मैन्युफैक्चरिंग अब हमारे इधर होगा, and close Jengi Co's manufacturing unit. तो उसका फैक्ट्री बंद हो जाएगा, उसका परफ्यूम अभी हमारी फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होने वाला है. Jengi Co's brand name is well known in the sector, retailing at premium prices, and therefore CICO will continue to sell the products under the Jengi brand name after its registration has been transferred and its manufacturing units have been integrated. It's like Estee Lauder buying Zara brand, and Zara का manufacturing बंद हो जाएगा, लेकिन Zara का परफ्यूम अभी भी मार्केट में बिकेगा, लेकिन मैन्युफैक्चर वो Estee Lauder के इधर होगा. The directors of CICO believe that most of the value of Jengi Co was derived from the brand,
and there is no indication of impairment of the brand at 31st December 2017. तो भी बताओ, whether the Jengico brand name will be accounted for separately from goodwill on acquisition? पढ़ो एक बार. एक तो गुडविल से सेपरेट रिकॉग्नाइज करना है या नहीं, और दूसरा सीजीयू जेंगी को बना सकते हैं या नहीं. सीजीयू का डेफिनेशन क्या होता है? Any smallest identifiable group of assets that independent. तो ये तो मर्ज हो गया ना फैक्टरी. एक जेंगी ब्रांड अकेला थोड़ी कैश फ्लो जनरेट करेगा, मुझे तो नहीं लगता कि जेंगी ब्रांड अकेला इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करेगा. तो वो तो ठीक है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंटीग्रेट हो गए हैं. इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली जनरेटेड नाउ बाय जेंगी. और गुडविल से सेपरेट रिकॉग्निशन होना चाहिए बिकॉज दिस हैज गॉट गुड वैल्यू, वी हैव पेड द प्राइस, वी हैव बॉट, और सारे कंपनी का वैल्यू इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट ब्रांड. So whatever maybe we have paid for the brand. तो ब्रांड को वो वैल्यू देके. आई होप आंसर ऐसा है पीछे. लेट्स सी. State the rule and then apply the rule. Mansi, can you please read the answer? Yes, ma'am. Just a minute, I'll just search that page. Page 406 of the textbook and 431 of PDF. Right, from IFRS 3. Yeah. Yes, IFRS 3 business combination says that the acquirer must recognize identifiable intangible assets acquired in a business combination separately from goodwill. To be identifiable, the asset must be separate or arise from contractual or legal rights. The J brand is intangible because it has no physical substance. It meets the definition of an asset because it has potential to generate future economic benefits by increasing sales volumes and the ability to charge premium prices. Brands are separable because they can be disposed of. As such, the brand is a separable intangible asset and must be recognized separately from goodwill. इसका argument is way better than our argument. This is a very systematic application of theory to the scenario. सबसे पहले इन्होंने IFRS 3 को कोट किया, ठीक है. To be identifiable asset must be separable or arise from contractual. But this is again so because we have not yet done IFRS 3 और हमें IFRS 3 का टेक्स्ट अभी तक अच्छे से पता नहीं है. हाँ, पहले तो इंटेंजिबल असेट है, फिर असेट का डेफिनेशन मीट भी करता है और उसको भी रीजन दिया है क्यों. बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम एंड एबिलिटी टू चार्ज प्रीमियम प्राइस, एंड इट इज बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, सो इट हैज गॉट द वैल्यू ऑल्सो. हाँ, सीजीयू का पढ़ो अभी. Yes, ma'am. IAS 36 impairment of assets defines a CGU as the smallest identifiable group of assets that generates cash flows that are largely independent of the cash flows from the other assets or other groups of assets. As such, brands rarely qualify as a separate CGU. The brand is most likely to qualify as a corporate asset. This is because it does not generate cash flows independently of other assets, but is also not attributable to one single cash generating unit. Instead, it provides benefits across the business. This means that the brand should be allocated to each of CCO's cash generating units that are expected to benefit from the synergies of the combination. I'll give you a classic example of this. Brand is most likely to qualify as a corporate asset. This is because it does not generate and it provides benefits across the business. Let's say AKS का एग्जांपल ले लो ना. AKS ने अगर एक बार ACCA में अच्छा परफॉर्म कर लिया, ब्रांड नेम बन जाता है, तो वो ब्रांड नेम देख के लोग और कोर्स के लिए भी एडमिशन लेते हैं, CMA के लिए, CFA के लिए. So this is like brand is giving benefits across the business. So that's why brand is treated as a corporate asset rather than a separate CGU in itself. ठीक है.
सोचो 25 मार्क्स में कितनी बार हमने दिमाग दौड़ाने का, 1 2 3 4 5 बार. How discuss the following accounting issues: how to account for intangible assets with an indefinite life, and whether Locust and Clara perfume brand names can be regarded as having indefinite life. अभी indefinite life का definition कुछ है क्या? The benefits to be received from the asset cannot be measured for the near foreseeable future. ऐसा कुछ तो है शायद. Period over which the is expected to generate net cash. हाँ देखो वो टेक्स्ट बुक का टेक्निकल सेंटेंस है, मैंने अपने वर्ड्स में बोला, तो ऐसा तुम कर सकते हो. दिस इज अलाउड. ऐसा एकदम वर्ड टू वर्ड रिप्रोड्यूस नहीं करना होता है, बट या यू शुड रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट. लोकस्ट एंड क्लारा किधर है? ये इतना ही पैराग्राफ है और पूछा कितना है? 4 मार्क्स नहीं 6 मार्क्स है. हाँ देखते ना अभी. Acquisition of perfume brands. In addition to now owning the Gengi Co brand, Corbel Co has acquired 2 other perfume brand names to prevent rival companies acquiring them. तो हमने वो 2 कंपनी को क्यों खरीदा है? कोई और ना खरीद ले, इससे पहले हम खरीद लेते हैं. The first perfume, Locust, has been sold successfully for many years and has an established market. The second is a new perfume which has been named after a famous actor, let's say SRK or whoever, who intends to promote the product. The directors of C believe that the 2 perfume brand names have an indefinite life. जिसको जो बोलना है बोलो. Conclusion बोलना है, start बोलना है, application बोलना है, पढ़ो और जो बोलना है बोलो. किसके डेफिनेशन से? इनडेफिनेट लाइफ के डेफिनेशन से. ओके हाँ मतलब you cannot limit the foreseeable दोनों ब्रांड के लिए तुम बोल रहे हो. So this is the application, like scenario में से information. Locust का life can be treated as indefinite because it has already been selling in the market and it is established brand. So since it is working since so many years, we don't know how many years it is expected that it will work for the coming many years also. हाँ क्या? Question हाँ. Whether both can have indefinite life, वो question है. अगर indefinite life है तो annual review for हाँ वो भी लिख सकते हैं बाद में. The assets with indefinite life have to be reviewed for impairment annually. So this brand will have to be reviewed annually for impairment. हाँ Clara. उसका नहीं हो सकती क्योंकि कुछ मतलब हमने नया ब्रांड निकाला है, but that doesn't mean कि इसका नया brand. The second is a new perfume which has been named after a famous actor who intends to promote the product. how can we be reliable with economic benefits या बाद में indefinite life तक चलेगी? So you are saying there is uncertainty. Uncertainty. So how will you determine the life also? But उन्होंने वो acquire किया है ना? हाँ किया है acquire. डाउट होता कि नो acquire हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन कितने टाइम तक? 5 साल तक, 3 साल तक या इंडेफिनिट? क्वेश्चन वो पूछा है. So this is the argument because it is named after SRK. Once SRK is down, फिर क्या है ना? तो वो वैसे इसमें है वो एक. हाँ हमें क्वेश्चन ये एनसी, उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है तो फिर ब्रांड का लाइफ डिटरमाइन कैसे करेंगे और कितने साल करेंगे? बट क्वेश्चन वो पूछा ही नहीं है, क्यों सोच रहे हैं? क्वेश्चन उतना ही पूछा है कि इंडेफिनिट लाइफ हो सकता है या नहीं हो सकता. वो हम हमारे हो सकता है इंडेफिनिट लाइफ एक्टर वाले में. अभी जो पुराने एक्टर्स है लोग तो वैसे मतलब राज कपूर के नाम का परफ्यूम आएगा तो खरीदेंगे लोग. और I'm just counter arguing ऐसा. अभी जो पुरानी चीजें हैं वो तो चलती है ना वैसे, मतलब मार्केट शेयर कम हो सकता है पर there is a high chance कि रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, कैश इनफ्लो आ सकता है. वो भी है डिपेंडिंग ऑन द मूवीज कि वो कितना बड़ा है. अगर अमिताभ बच्चन का आएगा कुछ तो फिर लोग तो खरीदेंगे.
बट वो सर्टेन टाइम तक ना अगर सीधे जेल ऑफिसर का तो नहीं करेंगे। But see, no, what he is saying is अमिताभ बच्चन के नाम पे कुछ प्रोडक्ट आया और अमिताभ बच्चन बार बार टीवी पे आके उसको प्रमोट कर रहा है, ऐड कर रहा है, तब तक ठीक है ओमकार। तुम सोचो ना, अमिताभ बच्चन प्रमोट करना बंद कर देगा तो अमिताभ बच्चन के नाम वाले परफ्यूम को प्रमोट करेगा कौन? स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब अभी जो फिर भी लोग खरीदेंगे। नाम नहीं होता ना ब्रांड का। ठीक है, चल आंसर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है और इन्होंने कैसे जस्टिफाई किया है। CICO should consider various factors to determine whether brand names can be considered to have a useful life. These will include extent to which C is prepared to support the brand, extent to which brand has the long-term potential and has had proven success. Perfume is subject to market and fashion trends, and therefore an assessment of how resistant the brands are to change should be made. मतलब तुमको assess तो करना चाहिए. It is a running market. Also, C has purchased the brands as a defensive measure to prevent rival companies acquiring them. Therefore, there may be doubts as to the support that CICO may be prepared to give the brands. हमने ब्रांड इसलिए नहीं खरीदा है क्योंकि हमें चलाना है, जेंगी ब्रांड चलाना था. That was another indication in the question कि जेंगी को हम still मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने रीजन दिया है, डिफेंसिव रीजन के लिए लिखा है ना. Even without detailed knowledge of IS 38, you should be able to reach reasonable conclusions using common sense. The Locust perfume has been sold successfully in the market for many years. This could be deemed to have an indefinite life. Clara perfume is linked to the popularity of the actor, and therefore it is difficult to assess whether brand has an indefinite life, as it is likely to be dependent upon the longevity of the popularity of the actor. In the case of Clara perfume, it is difficult to state that brand will have an indefinite life. Therefore, it is likely to have a finite life. मतलब वो assess करने में बहुत difficult है, इसलिए उसको finite लिखते हैं. मुझे देखना है students ने exam में क्या लिखा था इसमें. मतलब majority ने क्या आंसर दिया, कौन सा कर रहे हैं? B. बस कुछ भी नहीं है इसमें. In theory, a candidate could rote learn the whole of an IFRS standard and reproduce it in the exam, leaving the examiner to mark relevant parts. कौन लिखेगा ऐसे? This is a poor strategy, as very few marks would be given if the examiner has to decide the relevancy of a rote learned answer. इन्होंने कुछ highlight नहीं किया है, ठीक है? So again, how are you justifying your answer depends on that. अगर तुम उसको argue करते हो कि actor का popularity खत्म होने के बाद, if the actor is, तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कोई इंग्लिश एक्टर का, इफ द एक्टर इज लाइक पीपल वुड स्टिल वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट एक्टर. सो तुम कैसे फिर जस्टिफाई करते हो, उस पे डिपेंड करता है. ये प्लान टू क्लोज एंड सेल स्टोर्स, ये हमने IFRS 5 में कर दिया था. अभी हमें ये करना है, 6 स्टोर्स कर दिया था. लास्ट 4 मार्कर. Whether the primary store should be tested for impairment at 31st December 17, and whether internet sales can be attributed to this store. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है, whether primary store should be tested for impairment. तो मुझे बताओ, असेट को कब हम टेस्ट करते हैं इम्पेयरमेंट के लिए? When there are signs and cost model तो साइंस पे इवैल्यूएशन मॉडल तो रेगुलरली करना ही पड़ेगा. हाँ ठीक है, अग्रीड. बट IA को रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगता है. IAS 38 प्रोहिबिट्स रिवैल्यूएशन मॉडल बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट. अच्छा हाँ, ये प्राइमरी स्टोर है. हाँ तो कॉस्ट मॉडल, हाँ रिवैल्यूएशन मॉडल किया तो फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा. करेक्ट, सॉरी. हाँ तुम क्या बोल रही थी? कब कब हम असेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं? व्हेन देयर आर इंडिकेशंस. एंड एनुअली रिव्यू इम्पेयरमेंट दो असेट को कंपलसरी करते ही हैं, एक गुडविल एंड असेट्स विद इंडेफिनिट लाइफ. वो दो असेट्स को हम इंडिकेशन हो या ना हो एनुअली रिव्यू करते हैं. बाकी के असेट्स के केस में तो ये डेफिनेटली ना गुडविल है ना IA विद इंडेफिनिट लाइफ है, ये प्राइमरी स्टोर है. तो स्टोर है मतलब प्रॉपर्टी की बात चल रही है या स्टोर एज अ CGU की बात चल रही होगी, क्योंकि स्टोर अकेला बिल्डिंग थोड़ी मुझे कैश फ्लो देगा. So we are definitely talking about primary store as a CGU. उसको इम्पेयर करना है कि नहीं करना है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंडिकेशन है क्या?
Seco's primary store is located in central Paris. It has only recently been opened at a significant cost, with the result that management believes it will make a loss in the current financial year. मतलब बहुत ज्यादा expensive store establish किया current year में ही, नहीं recently, और management बोल रही है कि हमें पता है कि इस बार loss होगा. This loss making is not of a concern, as the performance is consistent with expectations for such a new and expensive store, and management believes that the new store will have a positive effect on C's brand image. So as such, it is a loss-making store. If impairment testing of primary store were to be required, then C would include cash flows from all the internet sales in this assessment. क्योंकि impairment हमें करना है, अगर हमें impairment के लिए चाहिएगा comparison between carrying value and recoverable value. We will be having the carrying value of the store. To get the fair recoverable amount, we need to have fair value less cost to sell or value in use. Now इस store का fair value less cost to sell available होगा क्या? ये store अभी अभी नया खुला है, तो मार्केट में ऐसे सिमिलर ब्रांड स्टोर हैं या नहीं है. दूसरा है कि वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर लो. वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम द स्टोर. उसके लिए ये बोल रहा है, इफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इज टू बी डन, then SECO would include the cash flows from all internet sales in this assessment. The goods sold via internet are sourced from either C's central distribution center और इंडिविजुअल स्टोर्स. तो जो भी इंटरनेट सेल्स है उसके लिए गुड्स पिकअप कहां से होते हैं? वेयरहाउस सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से या इंडिविजुअल स्टोर्स से. इंटरनेट सेल्स आर ईदर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स होम और कलेक्टेड बाय द कस्टमर फ्रॉम द स्टोर सप्लाइंग द गुड्स. तो पहला क्वेश्चन है whether this store should be tested for impairment or not. It should be. Reason being, क्या इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट का? Regardless what value management sees in the store, we should have, like, in the books it should be based on the market value. रिकवरेबल अमाउंट. मार्केट वैल्यू नहीं, इम्पेयरमेंट की बात आती है तो रिकवरेबल अमाउंट. क्यों नहीं होना चाहिए? Loss होगा. But वो तो Expectation to management is not part of the. Okay, who else is saying it should be tested for, or what are you saying? Impairment के लिए टेस्ट करेंगे कि नहीं? नहीं करते एक लॉस ऑफ बिजनेस लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस. प्रॉपर्टी इम्पेयरमेंट और वैल्यू स्टोर उसका इम्पेयरमेंट और बिजनेस में लॉस. लॉस इन वैल्यू इज इम्पेयरमेंट. या लॉस इन वैल्यू इज इम्पेयरमेंट. देयर इज नो लॉस इन वैल्यू, देयर इज जस्ट But अगर business loss हो रहा है, raises the question of उसका future में recoverable होगा. स्टोरी स्टैंडर्ड प्रोफेशन इन पेरिस उसका वैल्यू मतलब वो हमारा इम्पेयरमेंट. I'm looking at the indication they have given. It does not seem like we. इंडिकेशन. सो तुम्हारे हिसाब से वंश, द इंडिकेशन इन द क्वेश्चन इज दैट इट इज अ लॉस मेकिंग स्टोर. तो लॉस मेकिंग स्टोर है इसलिए उसका इम्पेयरमेंट रिव्यू होना चाहिए. Review होना चाहिए. हाँ, रिव्यू वही इम्पेयरमेंट रिव्यू होना चाहिए. उस प्रॉपर्टी का वो थोड़ी बड़ा है, लाइक स्टोर. प्रॉपर्टी की तो बात हो भी नहीं रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट CGU, द स्टोर. प्रॉपर्टी प्लस इन्वेंट्री प्लस रेवेन्यू प्लस एवरीथिंग, सैलरीज, कंसिडरिंग ऑल दैट द स्टोर इज लॉस मेकिंग. बट मैनेजमेंट को तो वही तो एक्सपेक्टेशन था कि लॉस होने वाला है, क्योंकि वो नया स्टोर है, अभी जस्ट नया खुला है. ब्रेक इवन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. Does that mean it is an indication कि स्टोर का वैल्यू इम्पेयर हो चुका है? So we need to. नहीं लगता है वैसे तो, बट टू काउंटर आर्ग्यू योर पॉइंट, नया स्टोर है और उन्होंने खुद ही बोला है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव स्टोर, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको ब्रेक इवन करने में. बट एंड दे आर आल्सो पॉजिटिव के ब्रांड के इमेज पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. अच्छा चलो मान लेते एक बार के लिए कि इम्पेयरमेंट रिव्यू नहीं होगा. अगर होता तो हमें वैल्यू इन यूज निकालने के लिए इंटरनेट सेल्स इस स्टोर के कैश फ्लोज में इंक्लूड करते. सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एंड वेदर इंटरनेट सेल्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस स्टोर.
यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है कि they are saying that it has a positive effect on the Godwin's brand image. हाँ, Is that effect significant enough to drive internet sales? अगर हाँ तो फिर include. देखो अगर स्टोर खुला है तो बेसिकली सेल तो स्टोर से आना चाहिए ना। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टोर खुलने की वजह से ऑनलाइन सेल बढ़ा है। तो चाहे कितना ही स्टोर ब्रांड इमेज बढ़ा तो फिर आपका सारा सेल बढ़ेगा। But So- more or less I think नहीं include होना चाहिए internet sales इसमें। इंटरनेट सेल्स इसके कैश फ्लोज But वही पर गिव द रीजन नो कि क्यों नहीं। they have given that थोड़ा सा जो है वो warehouse से होता है और store से होता है, so they can identify the percentage sales which are done through stores that they can include the cash flows of that, मतलब percentage. इन लोग ने क्या बोला है कि इंटरनेट सेल्स जो भी हो रहा है उसका डिलीवरी होता है सेंट्रल वेयरहाउस से या इंडिविजुअल स्टोर से। तो जितना सेल्स जितना डिलीवरी इस स्टोर से हुआ है सिर्फ वही असाइन कर सकते हैं। पूरा अभी इसके तो चलो लेट्स से पूरी कंट्री में 50 स्टोर होंगे तो 50 स्टोर से डिलीवरी गई है लेकिन सेल्स पूरा इस स्टोर को देने का तो वो तो सही नहीं लगता है। जो यहां से डिलीवरी गया है उतना सेल्स तुम इस स्टोर को दे सकते, ठीक है। An entity needs to assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. An indication of impairment is whether performance of the asset is worse than expected. Primary stores is performing in line with expectation, so it would appear that there is no indication of impairment and no impairment test is required. The carrying amount of an asset should not exceed the benefits it will bring to the entity, whether directly or indirectly. Although primary store makes a loss, this was expected, and so were the additional indirect benefits. This would all have been factored into the price Cobble paid. If a profit was expected, then C might have paid more for the store and thus carrying amount would have been higher. In such circumstances, impairment review would have been needed. So the only reason is it is in line with expectation. Seco feels primary store benefits all the other stores from brand perspective, जो वंश ने बोला. There is an argument for treating the store as a corporate asset and allocating its carrying amount to each CGU when testing for impairment. However, it is likely that management would be assessing the performance on a store by store basis. This adds weight to the argument that each store, including the primary store, is a separate CGU because of their ability to generate cash flows independently from other stores. The amount of internet sales, including when calculating value in use for the purpose of testing the primary store for impairment, will depend on the quantity of sales that are sourced directly from it. Where internet sales are sourced from central warehouse or another store, cash flows could be excluded from the primary store's impairment assessment. But इसका पहला part, having said that, the first part was still easy to answer. The second part to identify के वो value in use की बात कर रहे was little difficult at student level. है ना, मतलब वो बात ही किधर से आई कि इंटरनेट सेल इस स्टोर के सेल में डालो। हम प्लेन लिख के आते नहीं डाल सकते, जिस स्टोर का सेल है उस स्टोर में डाल दो, इसमें क्यों डालना है, हम शायद वैल्यू इन यूज का नाम भी नहीं लेते। तो वो आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट लेवल, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।